हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा अर्थात सदिश बीजगणित का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 2 टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका कंसेप्ट आपको बताएंगे, साथ ही साथ उनके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और आज के इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मींस कल मॉर्निंग में 6 AM पर डियर स्टूडेंट्स आपका जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या एवं डिमावर प्रमेय। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अभी आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर का यूज करते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का यूज करते हुए चतुर्भुज, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट वो चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फार्मूला सीखेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, टॉपिक है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरालेलोग्राम। एरिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देख लीजिएगा, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम। देखिए इसमें क्या हमें सीखना है। इसमें कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई एक पैरालेलोग्राम है, सपोज करिए हमारे पास ये पैरालेलोग्राम एक है जिसका नाम है ABCD और इसकी ये भुजा वेक्टर A से रिप्रेजेंट की गई है और ये भुजा वेक्टर B से रिप्रेजेंट की गई है। ऐसी भुजाओं को आसन्न भुजा, जो एक दूसरे से लगी हुई होती हैं, ऐसी भुजाओं को हम लोग आसन्न भुजाएं कहते हैं। यहाँ एडजेसेंट साइड, ठीक है, जिसमें AB तथा कौन AD जो हैं वो एडजेसेंट भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड से आसन्न भुजाएं हैं और ये वेक्टर A और वेक्टर B के द्वारा रिप्रेजेंट करी गई हैं। तो यहाँ पर ये एरिया ABCD जो हमारा पैरालेलोग्राम है वो इक्वल होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा आसान सा फार्मूला होता है, जिस फार्मूले की हेल्प से आराम से हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, अगर किसी समांतर चतुर्भुज जो है कि आसन्न भुजाएं दो सदिशों वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट की गई हैं, उससे प्रदर्शित की गई हैं, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी में अगला टॉपिक आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दें सभी लोग, आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान समझना, जिसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? इसका आधा हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है AB और C, ठीक, और इसकी ये जो भुजा है वो वेक्टर A है और ये जो भुजा है वो वेक्टर B है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABC, वो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के इक्वल हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक मीनिंग को भी डिफाइन करते हैं और इनके बिहाफ पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं दो फार्मूले के बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ना तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उन सारे टॉपिक्स में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट किया है, उन्हीं टॉपिक्स को चुना है जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी हमें आगे बढ़ जाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। इसमें कह रहा है ट्रायंगल OAB में, ध्यान दो, ट्रायंगल OAB में वेक्टर OA जो है वो इक्वल है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप है। और देखो, और हमारा जो वेक्टर OB है वो इक्वल है i कैप प्लस 3j कैप
और प्लस में k कैप, ठीक है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो सभी लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आसन्न भुजाएं आपको दी गई हैं, आराम से आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रश्नानुसार त्रिभुज ओ ए बी में वेक्टर ओ ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप। ये वेक्टर ओ ए है और हमारा जो वेक्टर ओ बी है वो इक्वल होगा i कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना है? k कैप है। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी। यही तो हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और हमारे साथ वेक्टर एक ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी करेंगे। देखिए क्लास का मतलब ये नहीं है, क्लास का मतलब ये नहीं जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं। मैंने भी देखा है, अपने आसपास ऑब्जर्व करता हूँ कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो स्टूडेंट सिंपली क्या करते हैं जानते हैं? मोबाइल सामने रख देंगे या लेट करके उसको केवल देखेंगे। तो जब हम मैथमेटिक्स को देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो आपको समझ में तो आ रहा है लेकिन आप उसको कर पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ करिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या लिखेंगे? i कैप, j कैप और k कैप, ऐसे ही तो करते हैं। अब i के नीचे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया हमारा -1 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3 हो जाएगा और कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। i कैप ये और ये छूटेगा, इससे होगा तो 2 और प्लस में 3 आ जाएगा और माइनस में j कैप की अगर हम बात करेंगे तो ये और ये छूटेगा, यहाँ 3 + 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम k कैप की जब बात करेंगे तो ये और ये छूटेगा, 9 - 2 आपके पास हो जाएगा। सही है, ये हो गया। फाइनली हमारे पास वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी? देखिए 3 और 2 5, तो हो जाएगा 5i कैप और -4j कैप और प्लस में आ जाएगा 7k कैप। ये हम लोगों को मिल गया वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसके पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 हो गया, प्लस में 16 हो गया, प्लस में 49 हो गया। इन सब को हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए कितना आएगा हम लोगों का यहाँ पर। और अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 9 6 15 हो गया, 15 5 20 के 0 हो गया, 4 2 6 1 7 2 9 हो गया, 90 यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 9 × 10 लिख सकते हैं। तो 3√10 ये हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा वो हमारा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी होता है। हमारे पास फार्मूला है। तो 1/2 यहाँ पर 3√10 हो जाएगा। फाइनली आएगा 3/2 √10 स्क्वायर यूनिट। यही आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फार्मूले पर था। अगर हमें कंसेप्ट पता है, हमें फार्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाएगा। इसको फटाफट से नोट करिए, देन हम आपको सिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज की इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे और खासकर यही जो 2 टॉपिक्स मैंने आपको सिखाए हैं, इन्हीं 2 टॉपिक्स का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ अलग तरीके से कहेगा। देखो कह रहा है त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, ए बी सी का डियर स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष, ध्यान देना, जिसके शीर्ष क्या क्या है, पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, और उसके बाद पॉइंट बी जो है उसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, और पॉइंट सी जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे दिया है 2 3 और 1। समझिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो एडजेसेंट साइड मीन्स संगत भुजा जो होती है, आसन्न भुजा जो होती है, उसके वेक्टर्स तो हमें गिवन नहीं है। हमें गिवन क्या है समझिए और उसके हिसाब से आप सॉल्व करिए। सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा से खूब ध्यान से देखिए। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल का नाम चलिए हम लोग रख देते हैं, यहाँ से रखते हैं ए बी और सी। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है 1 1 1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 2 3 1 है, ऐसा हमें गिवन है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो इसका एरिया अगर हम निकालना चाहें तो फार्मूला बनना चाहिए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, यही तो बनना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें यहाँ वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी की वैल्यू पता होती तो हम लोग इसको जान लेते, समझ लेते। याद करिए प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आपको बताया था कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें एक्स वाई जेड दिया है, सपोज वो पॉइंट पी है, तो ओपी वेक्टर ओपी जो है वो एक्स आई कैप बनता है प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ये हमारा बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे पॉइंट ए बी और सी ये सब जो है कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इस ट्रायंगल के वर्टेक्स के। तो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, शार्ट में लिखूंगा प्रश्नानुसार, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार वेक्टर ओ ए बताइए क्या होगा। इसके लिए हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बड़ा सिंपल है। वेक्टर ओ बी बताइए क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ऐसे वेक्टर ओ सी की बात कर लीजिए तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी। अब एक बड़ी काम की बात बताते हैं, अगर डियर स्टूडेंट्स वेक्टर पी क्यू होगा तो उसकी वैल्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी होगी। पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर फिर पहले वाले का। ऐसे ही अगर वेक्टर ए बी निकालना है तो पहले बाद वाला फिर पहले वाला, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही वेक्टर ए सी जो है वो वेक्टर ओ सी, सबके रीजन है लेकिन मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे वेक्टर बी सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी होगा माइनस वेक्टर, बाद में से पहले वाला पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं तो आराम से हम लोगों को वो वेक्टर मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी हेल्प से अब हम पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर ए सी निकालेंगे। जब वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी हमें फाइंड हो जाएगा तो उसकी हेल्प से आसानी से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। देखिए नाउ ध्यान दीजिए सभी लोग, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, यही तो होता है। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी क्या है देखते हैं, यहाँ पर आई कैप है प्लस 2j कैप है और प्लस में कितना है 3k कैप है। अब इसमें से आप ओ ए माइनस करिए, कितना आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में k कैप। सॉल्व करते हैं, वेक्टर ए बी इक्वल होगा आई से आई 0 हो जाएगा, यहाँ होगा तो j कैप बचेगा और प्लस में 2k कैप बचेगा, केवल इतना बचेगा। ये वेक्टर ए बी हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब जब हमें वेक्टर ए बी मिल जाएगा तो अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर वेक्टर ए सी की। देखिए समझिएगा आप लोग, अगेन फिर से वेक्टर ए सी हमारा क्या होगा, वेक्टर ओ सी, मैंने आपको समझा दिया इस चीज़ को। तो वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी कितना है देखिए 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस k कैप है ना। इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा ओ ए, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही करना है। तो वेक्टर ए सी जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो i कैप बचेगा और 3j में से j करोगे तो आपको बचेगा 2j कैप
और k से k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ये हमें वेक्टर AC भी यहाँ से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC निकाल लें। डिटर्मिनेंट आप यहाँ क्या लिखोगे, i कैप, j कैप और k कैप। अब फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या होगा, यहाँ i है नहीं तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, j 2 है और k वाला टर्म 0 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और आराम से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप इसके आगे काम कर सकते हैं, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए कर ही देते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो हमें मिलेगा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC इक्वल टू i कैप लिखेंगे तो ये और ये आपका छूटेगा 0, कुल मिला के यहाँ -4 आएगा, और प्लस में आप लिखेंगे j कैप तो ये और ये छूटेगा 0 -3 नहीं -2 आएगा, है ना। और उसके बाद प्लस में हम क्या लिखेंगे, k कैप, तो k कैप लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा, अब यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा। फाइनली वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC अगर आप निकालते हैं तो -4i कैप -2j कैप और माइनस में कितना आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ये तो मान लीजिए इस वेक्टर का फाइनली जो है वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC का क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड। तो √/-4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC इक्वल होगा 16 + 4 + 1 मीन्स √21। ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें। अब हम क्या करेंगे, एरिया जो था हमारा ट्रायंगल ABC का हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इंटू वेक्टर AC होता है, तो 1/2 √21, दिस इंप्लाइज दैट √21/2 यूनिट या स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और मुझे भरोसा है डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ पाए होंगे और इसको अच्छे से आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं। 2 क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन होगा ये अलग टाइप का होगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग कंसेप्ट यूज होते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है हमको, तो ये काफी ज्यादा ठीक ठाक क्वेश्चन लगता है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स। करा है सदिश विधि का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, लिखा है सदिश विधि का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु कौन कौन से 2, -1, 3 ये हमारा A है, और उसके बाद पॉइंट B जो हमारे पास है वो 4, 3, 1 है, और पॉइंट C जो है हमारे पास 3, 1, 2 है। समरेखीय है, मतलब कोलिनियर्स है। तो आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर्स होते हैं तो उनसे बने ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 आता है। तो आप यहां जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सा तरीका, सबसे आसान तरीका। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहां देखिएगा आप, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता है तो वेक्टर OA जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए 2i कैप -j कैप और प्लस में हो जाएगा 3k कैप। ऐसे ही वेक्टर OB की बात अगर हम करेंगे तो 4i कैप आएगा प्लस 3j कैप आएगा, ठीक है, और प्लस में k कैप आ जाएगा। वेक्टर OC की अगर हम बात करें तो 3i कैप आएगा प्लस j कैप आएगा और प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k कैप आएगा। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया, देखो हमें प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो इसके लिए अगर हम ऐसे ट्रायंगल बना लें, ध्यान दें सभी लोग, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, तो ये हमारा वेक्टर AB हो गया
और ये हमारा वेक्टर क्या हो गया, AC हो गया। हमें क्या करना होगा, पहले वेक्टर AB और AC निकालना होगा। तो वेक्टर AB कैसे निकलेगा आपको सिखाया गया है, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, इसकी हेल्प से आप वेक्टर AB निकाल लेंगे। और वेक्टर AC कैसे निकलेगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA, इसकी हेल्प से आपको वेक्टर AC मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC निकालेंगे। बाद में आप वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसका एरिया निकालेंगे, 1/2 वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। तो हमें इस ट्राइंगल का क्या मिलने लगेगा, एरिया। और एट लास्ट जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे एरिया ऑफ ABC जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 आ जाएगा तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर्स हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसे मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेम टू सेम प्रोसेस हमने आपके साथ करी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर इसका एरिया 0 आ जाएगा तब जा करके ये आपका प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो ये प्रूफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, उस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर आज के इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा है समांतर चतुर्भुज, ध्यान देना, लिखा है समांतर चतुर्भुज। देखो ये समांतर चतुर्भुज क्या है, का क्षेत्रफल निकालिए, का क्या निकालिए, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालिए, निकालिए जिसके आसन्न भुजा के सदिश, जिसके आसन्न भुजा के सदिश, आसन्न भुजा के सदिश, आसन्न भुजा के सदिश जो हैं वो I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप और I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को निरूपित करते हैं, को निरूपित करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। आसन्न भुजाएं हमें दी गई हैं, मान लो ये आसन्न भुजाएं और AB और AC हैं। सॉल्यूशन करिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है, सॉल्यूशन करिए। आप यहाँ कर लीजिए कि माना आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं वेक्टर AB तथा वेक्टर AC से क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, इससे प्रदर्शित होती हैं। इसलिए वेक्टर AB जो होगा वो हमारे लिए वो कितना हो जाएगा, I कैप माइनस 3J कैप और प्लस में हो जाएगा K कैप। और ऐसे ही वेक्टर AC जो होगा वो हो जाएगा I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें पहले क्या निकालना होगा, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, जैसा हम लोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे I कैप, फिर लिखेंगे J कैप, फिर लिखेंगे K कैप। यहाँ होगा 1 माइनस 3 और 1, यहाँ 1 1 और 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आपको एक्सपेंड करना आता है तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, I लिखिए, ये और ये छूटेगा तो माइनस 3 आएगा, माइनस 1 आएगा। माइनस में J कैप जब लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। और प्लस में हम यहाँ लिखेंगे K कैप, तो ये और ये हमारा छूटेगा, 1 और प्लस में 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। फाइनली आएगा माइनस 4 I कैप, ये हो जाएगा 0 और प्लस में आएगा 4K कैप, ये हमें मिल जाएगा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। अब आपको पता है कि एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आइए समझ लीजिए। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये होगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस फिर से +4 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा 16 + 16, तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो कितना होता है,
यहाँ पर इसको आप जब सॉल्व करेंगे 16 दूना 32 मतलब 4√2 स्क्वायर यूनिट इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं देख क्या पा रहा हूँ, ये दिए गए हैं निरूपित होता है क्षेत्रफल। ठीक है, यही आ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, एक टॉपिक और ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी समांतर चतुर्भुज के जो जैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सदिश दिए गए होते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों से एरिया पूछा जाता है। उस सिचुएशन में आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी ध्यान रखिए। जैसे अगर हमें किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सदिश दिए गए हैं, ध्यान दो, अगर हमें किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सदिश दिए गए हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से, जैसे ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसका नाम है ABCD। सपोज करो एक इसका विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण डियर स्टूडेंट्स G2 है, ये वेक्टर D1 है, वेक्टर D2 है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका फार्मूला होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है भी, मैं आपको दे देता हूं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एक समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स हैं वो क्या क्या दिए हैं, देखो वेक्टर D1 जो है वो है 4i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और जो वेक्टर D2 है हमारे पास वो गिवन है -2i कैप प्लस में j कैप और माइनस में 2 कैप, ये हमें 2k कैप ये हमें दिया है और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपके पास फार्मूला है ना, एरिया इक्वल होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। तो सबसे पहले आप वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 आराम से निकाल लेंगे, i कैप j कैप k कैप, है ना, यहाँ लिखेंगे, ये होगा 4 -1 -3, ये होगा आपका -2 1 और -2। आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जैसे ट्रायंगल के एरिया के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया वैसे ही आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। याद करिए, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स होते क्या हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके एग्जाम में पूछा था वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। स्केलर प्रोडक्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट के बिहाफ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आज इस लेक्चर में मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में ही कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर दिया, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। अब ये चैप्टर आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या हो रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।